इस कोर्स में आपने ये देखा है कि मुख्तलिफ फंक्शंस को कैसे प्लॉट किया जा सकता है, हम उन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने के तरीके सीखे वगैरह वगैरह। और इस कोर्स का बेशतर हिस्सा इन फंक्शंस की बाबत था। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था, और वेक्टर की पहचान, अगर हम इसको एक तीर की मानिंद समझें, दो लिहाज से होती है। ये कि उसकी लंबाई कितनी है और उसकी सिमत क्या है। मगर जिन वेक्टर्स का मैंने आपको हवाला दिया था, उनकी ना लंबाई तब्दील हुई और ना ही सिमत। इस लेक्चर में हम ऐसे वेक्टर्स की बात करेंगे जिनकी सिमत और लंबाई दोनों तब्दील होती है। हम ये देखेंगे कि इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इन्हें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये इस लेक्चर का मौजू है। वेक्टर फंक्शंस तक पहुंचने से पहले मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूं। एक स्केलर फंक्शन या एक आम फंक्शन से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये कोई मशीन है, उस मशीन का नाम f है। इसको अगर कोई सा अदद यहां से डाला जाए तो यहां से कोई दूसरा अदद बरामद होता है जिसको हम f ऑफ t कहते हैं। जैसे जैसे t बदलता है तो f ऑफ t भी बदलता है, और हर t से एक f ऑफ t मंसूब है। इसी तरह एक वेक्टर फंक्शन या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को अगर कोई सा अदद t यहां से डाला जाए, यह भी एक मशीन की तरह की चीज है, लेकिन इससे यहां पर एक वेक्टर बरामद होता है। तो इस वेक्टर को हम कोई सा नाम देते हैं v ऑफ t, जो इस मशीन का नाम है। t को अगर कोई सी कीमत दी जाए तो हो सकता है कि यह वेक्टर बरामद हो, t को बदला जाए तो कोई दूसरा वेक्टर निकले वगैरह। अब हर वेक्टर को हम खोल सकते हैं असासी वेक्टर में। तो अगर ये एक दो जहती वेक्टर है, दो डायमेंशन का है, तो v ऑफ t को हम फिर यूं लिख सकते हैं f ऑफ t यूनिट वेक्टर i जमा g ऑफ t यूनिट वेक्टर j। और अगर तीन डायमेंशन का हो तो हम फिर तीन फंक्शन से इस वेक्टर को पहचानते हैं, f ऑफ t i, g ऑफ t j, और फिर तीसरी डायमेंशन के लिए h ऑफ t यूनिट वेक्टर k। गोया के अगर कोई यहां पर आदद t डाला जाए तो दो डायमेंशन के लिए f ऑफ t और g ऑफ t निकलते हैं। तो ये जोड़ा है जो इस वेक्टर की पहचान है। अगरचे t के बारे में मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वक्त भी हो सकता है, या कोई जाविया भी हो सकता है, या कोई सा भी पैरामीटर। बहुत से ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका इन्हिसार वक्त के ऊपर होता है। मसलन ये कोई जिस्म है, इसको हम किसी खास सिमत में फेंकेंगे और किसी खास रफ्तार के साथ। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इसकी रफ्तार कम होती है शुरू में, और फिर बाद में उतनी ही होकर रह जाती है। यह वाज़ेह है कि वो कंपोनेंट जो जमीन के मुतवाजी है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में है, उसकी ज़खामत कायम रहती है। इसके बरक्स वो कंपोनेंट जो वाई सिम्प में है ऊपर जाकर सिफर हो जाता है और फिर नीचे आते आते अपनी पुरानी कीमत पे आ जाता है। एक और मिसाल, ये कोई जिस्म है जो किसी मुस्तकिल रफ्तार से इस दायरे में घूमता है। अगरचे इसकी रफ्तार मुस्तकिल है, लेकिन ये वेक्टर तब्दील होता जा रहा है, इसलिए कि इसकी सिमत बदलती जा रही है। हम अगर चाहें तो इसको कुछ कुछ वक्त के बाद आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे नजर आता है कि ये किस तरह से अपनी सिमत बदल रहा है। अब हम किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, यानी कि ये जानना चाहेंगे कि इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है।
तो ये समझने की खातिर फ़र्ज़ कीजिए कि ये कोई सा भी ख़त है और इसके ऊपर कोई जिस्म चल रहा है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि टाइम t1 के ऊपर ये इस जगह पर है और यहाँ ये वेक्टर, इसका वेलोसिटी वेक्टर इस सिमत है। कुछ वक्त के बाद ये यहाँ पहुँचा, इस वक्त टाइम t2 है और ये वेक्टर अब v ऑफ t2 बन गया। अब अगर मैं चाहूं तो इस v ऑफ t1 को यहां पहुंचा सकता हूं, तो ये इधर आ गया, मुतवाजी मुंतकली करके मैंने इसको यहां पहुंचा दिया और इसको मैंने यहां पहुंचा दिया। तो ये दोनों की सिमतें बराबर हैं, मतलब ये कि इसकी और इसकी, और इनकी ज़खामतें भी बराबर हैं। ये वेक्टर यहाँ पर v ऑफ t2 मनफी v ऑफ t1 बना, और अगर हम चाहें तो हम इसको डेल्टा v का नाम दे सकते हैं। हम dv बाय dt से मतलब ये लेंगे कि ये v ऑफ t2 माइनस v ऑफ t1 बटा t2 माइनस t1 के बराबर है, यानी कि ये डेल्टा v बटा डेल्टा t है। जूं जूं डेल्टा t छोटा होता जाता है, तो dv बाई dt का मतलब यहां से वाजे होता है। dv बाई dt डेल्टा v बटा डेल्टा t है। हम चाहें तो इस v को इसके कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, मतलब ये कि ये f ऑफ t यूनिट वेक्टर i जमा g ऑफ t यूनिट वेक्टर j के बराबर है। तो ऐसी सूरत में dv बाई dt ये बना df बाई dt i, और ये i कोई मुस्तकिल असासी वेक्टर है, चुनाचे इसको हमें डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर dg बाई dt यूनिट वेक्टर j है। अगर तो ये 3 डायमेंशन में होता तो यहाँ पर हम एक तीसरा वेक्टर शामिल कर लेते, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब इसका मतलब और इसका मतलब बिल्कुल एक ही है। अब हम रफ्तार यानी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को समझना चाहेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि कोई सा भी जिस्म है वो किसी ख़त पे यूं चल रहा है, इस वक्त पर ये यहाँ पर है और ये वेक्टर r ऑफ t है। तो हम r ऑफ t को पोजीशन वेक्टर कहेंगे और ये पोजीशन वेक्टर वक्त के साथ बदलता जाता है। इसके डेरिवेटिव को यानी कि dr बाई dt को हम वेलोसिटी वेक्टर कहेंगे, और ये भी हो सकता है कि बदलता हो, और इसको हम v का नाम देंगे। v इज dr बाई dt। अगर एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये हम एक्सेलरेशन कहते हैं, d2r dt स्क्वेर्ड, ये एक्सेलरेशन वेक्टर हुआ, और हो सकता है कि ये मुस्तकिल हो सकता है कि ना हो, और इसको हम इसरा या a कहते हैं। इसको हम चाहें तो कंपोनेंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो अगर r ये है f i प्लस g j, और ये f और g दोनों वक्त के फंक्शंस हैं, तो ऐसी सूरत में वेलोसिटी वेक्टर ये होगा df बाई dt i प्लस dg बाई dt j, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए d2f dt स्क्वेर्ड i जमा d2g dt स्क्वेर्ड j मालूम करना होगा। चलिए एक सीधा साधा सा सवाल हल करते हैं जो इसी से मुताल्लिक है। एक ज़र्रा है
जो इस जगह पे है, यानी कि इसका x ये है, इसका y ये है, और हमसे पूछा गया कि इसकी रफ्तार, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस वक्त पर क्या कीमतें रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, जो ये है साइन टी आई सिम्त में और ई ताकत टी इस यानी कि वाई सिम्त में। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो वाज़े है कि इसको कोसाइन टी आई जमा ई ताकत टी जे होना है। और अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये फिर बनेगा मनफी साइन टी आई जमा ई ताकत टी जे। तो ये इसकी वेलोसिटी है, ये उसका एक्सेलरेशन है। और अब हम v डॉट v बनाएंगे इससे, जो इस वेक्टर v की लंबाई है और जिसको हम रफ्तार के बराबर ठहराते हैं, रफ्तार ताकत 2, स्पीड स्क्वेयर्ड। और ये है कोसाइन ताकत 2 टी जमा ई का मुरब्बा, यानी कि ई 2t। तो यहां से इसकी रफ्तार निकली स्क्वेयर रूट कोसाइन स्क्वेयर टी जमा ई टू द 2t। एक और सवाल, हमसे उस सीधी लकीर की इक्वेशन मांगी गई है जो इस खत के साथ टेंजेंट बनाती हो इस वक्त पे। तो चलिए सबसे पहले हम इस खत की एक शक्ल खींचते हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, इसके लिए हमें किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं। वाज़े है कि शुरू में, यानी कि जब t बहुत छोटा होगा तो x t के बराबर होगा और x t के साथ बढ़ता जाएगा। लेकिन t जब 0 होगा तो y e ताकत 0 होगा, यानी कि 1 होगा। गोया कि ये एक ऐसा खत है जो 1 से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब यहां पर ये अगर t इक्वल्स हाफ हो जाए तो फिर हमें ये मालूम करना है कि उस खत की क्या इक्वेशन है जो इस खत को यहां पर छूती है और जिसका स्लोप वही है जो इस खत का है। अब वो स्लोप तो हम निकालना जानते हैं, dy बटा dx, ये है dy बटा dt बटा dx बटा dt। और जब हमने पैरामेट्रिक कर्व्स की बात की थी उस वक्त मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने डिराइव किया था, लेकिन वैसे भी ये बिल्कुल वाज़े है। तो चलिए हम dy बाई dt निकालते हैं, जो e ताकत t है, और dx बाई dt जो कोसाइन t है। जब t की कीमत 1/2 होगी तो ये होगा और ये कोसाइन 1/2 होगा। अब चलिए हम इस सीधी लकीर की इक्वेशन निकालते हैं। अब सीधी लकीर के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो ये कि इसका स्लोप कितना है, गोया कि ये dy बाई dx t इक्वल्स हाफ पे हमें चाहिए, जो कि हम मालूम कर चुके हैं, और यहाँ पर x होगा। इधर कोई सा अदद c है, कोई कांस्टेंट, कोई मुस्तकिल अदद c है, और ये c हम यूं मालूम करेंगे कि हमें पता है कि इस जगह से ये नुक्ता यहाँ पर साइन 1/2 है, e ताकत 1/2। तो जब y ये होगा तो x साइन 1/2 होगा। गोया कि यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। इससे फिर हम c मालूम कर सकते हैं, और c की कीमत वाज़े है कि ये है। गोया कि हमने ये c भी मालूम कर लिया, और अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ लिखें तो ये बना फिर y इक्वल्स e ताकत 1/2, और यहाँ पर कोसाइन
1/2 है, तो ये स्लोप है, और यहाँ पर c लिखना है, तो वो ये है। गोया कि हम इस लकीर की इक्वेशन मालूम कर चुके हैं। अब हम वेक्टर फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के मुख्तलिफ कवायद हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमसे ये कहा गया कि एक वेक्टर फंक्शन r है और एक स्केलर फंक्शन f है, दोनों t के फंक्शन हैं, और इसको डिफरेंशिएट करना है t के हवाले से। इसके माने तो हमेशा ये बनते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं जिसका इन्हिसार t पर है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम इसको t से ज़रा सा हटाएंगे, तो यहाँ t प्लस डेल्टा t लिखा है, यहाँ पर r ऑफ t प्लस डेल्टा t लिखा है, और इससे ये तफरीक करना है, और फिर इसको हम डेल्टा t से तकसीम करेंगे। फिर इसमें हम एक खेल खेलेंगे, और वो बड़ा सादा सा है, मगर उससे हमें जवाब मिल जाएगा। यहाँ से मैं f ऑफ t r ऑफ t प्लस डेल्टा t तफरीक करता हूँ, और वही चीज़ इसमें जमा करता हूँ। तो यहाँ पर ये लिख दिया, और ये तो पहले से ही था f ऑफ t r ऑफ t, और तकसीम तो करना ही है डेल्टा t से। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं, जितना तफरीक किया उतना ही जमा किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये बन गया f ऑफ t प्लस डेल्टा t, और यहाँ पर ये तफरीक किया गया है बटा डेल्टा t। ये r ऑफ t प्लस डेल्टा t बाहर निकल आया, और इधर जो दो बाकी मानदा टर्म्स हैं, यहाँ पर मैं f ऑफ t को बाहर निकाल देता हूँ, और इधर मैं t प्लस r ऑफ t प्लस डेल्टा t मनफी r ऑफ t लिखता हूँ बटा डेल्टा t। अब जो जो डेल्टा t छोटा होता जाएगा, तो हमें पता है कि ये df बाई dt बनेगा। अब इसको देखिए, ये वेक्टर फंक्शन है t प्लस डेल्टा t पर, लेकिन जैसे जैसे मैं इस डेल्टा t को छोटा करता जाऊंगा तो ये r ऑफ t तक पहुंचेगा, इसलिए कि ये एक मुतसलसल फंक्शन फर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये r ऑफ t बनेगा, जो लिखना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पर f और इधर dr बाई dt। यहाँ पर भी मैंने ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये कि जैसे जैसे हम डेल्टा t को छोटा करते जाते हैं, तो ये चीज़ किसी हद तक पहुंचती है, और वो हद dr बाई dt है। तो हमने ये हासिल कर लिया है। अब अगर हम मसलन d बाई डी टी ऑफ वेक्टर a जमा वेक्टर b मालूम करना चाहें, तो ये तो बहुत ही आसान काम होगा। इसको तो हम डी ए बाई डी टी जमा डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं। गोया कि अगर दो वेक्टर्स की जमा को हम डिफरेंशिएट करें, तो ये इन दो डेरिवेटिव्स की जमा के बराबर होता है। अब हम दो वेक्टर्स a और b के क्रॉस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। तो साबित यह करना है कि जब d बाई डी टी ए क्रॉस b पर अमल करता है, तो उसे dA बाई डी टी क्रॉस b जमा a क्रॉस dB बाई डी टी हासिल होता है। चलिए हम इसको यहां से शुरू करते हैं कि d बाई डी टी ऑफ a क्रॉस b का मतलब ये है कि a क्रॉस b को थोड़ा सा हटाकर t प्लस डेल्टा t पे रखा जाए, यानी कि यहाँ a और b के आर्ग्यूमेंट्स
टी प्लस डेल्टा टी रखे जाएं और इससे फिर हमें ये तफरीक करना है जो उसकी पुरानी कीमत थी और फिर डेल्टा टी से तकसीम करना है। अब इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ, पहली टर्म को वैसे ही लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें कोई चीज़ डालूंगा और वही चीज़ निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं ए ऑफ टी क्रॉस बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी डालता हूँ और वही चीज़ वापस यहाँ से निकालता हूँ। तो यहाँ पर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आया और जो पहले ऊपर लिखा हुआ था वो भी जाहिर के शामिल करना है। तो ये ए ऑफ टी क्रॉस बी ऑफ टी है और इसको हमें डेल्टा टी से तकसीम करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस ये यहाँ से तफरीक किया और वही यहाँ पर जमा किया। लेकिन इसका फ़ायदा अब बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। ये है ए एट टी प्लस डेल्टा टी मनफी ए एट टी और इसको डेल्टा टी से मैंने तकसीम किया। बाहर क्रॉस बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आ गया। तो ये पहली दो टर्म्स हुई और ये आखिरी दो टर्म्स में मैं ए ऑफ टी को बाहर निकालता हूँ और ये यहाँ पर बी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और यहाँ पर बी ऑफ टी है तकसीम डेल्टा टी। अब जैसे जैसे डेल्टा टी छोटा होता जाता है वैसे वैसे ये पहुँचता है डी ए बाई डी टी क्रॉस बी और ये बी एट टी है और ये टी असल में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बी कोई मुतसलसल फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है और यहाँ पर ए ऑफ टी क्रॉस डी बी बाई डी टी है। गोया कि हमने ये साबित कर लिया कि जो यहाँ पर है सो यहाँ पर है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो तो भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला आता है। मतलब ये कि हम पहले को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे को छेड़े बगैर और फिर पहले को छेड़े बगैर हम दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको लाइबनिट्स रूल भी कहा जाता है। तो जिस तरह हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे डी बाई डी टी ऑफ एफ इंटू जी होता, तो इसमें हम डी एफ बाई डी टी इंटू जी प्लस एफ इंटू डी जी बाई डी टी बनाते हैं। वही उसूल यहाँ पर भी है, चाहे ये क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट। एक सवाल, अगर किसी जिस्म या जर्रे की रफ्तार मुस्तकिल हो, यानी कि वो ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, तो साबित ये करना है कि उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब ये बात तो थोड़ी सी अजीब लगती है कि अगर किसी जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल हो तो उसका एक्सेलरेशन कैसे हो सकता। लेकिन चलिए हम इसको यूं देखते हैं कि अगर v डॉट v बनाया जाए तो इसका मतलब बना ये v ताकत 2 बना और v इसकी स्पीड है और v को यूं भी हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अब चलिए अगर ये मुस्तकिल कीमत रखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं d बाई डी टी लूँ v डॉट v का तो d बाई डी टी किसी मुस्तकिल अदद का सिफर होता है और ये सिफर बना। अब जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि d बाई डी टी ऑफ a डॉट b के लिए हम किस तरह से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो वाज़े है कि यहाँ पर डी वी बाई डी टी डॉट v जमा v डॉट डी वी बाई डी टी मिलेगा और ये सिफर के बराबर है। लेकिन ये दोनों टर्में बराबर हैं, चुनाचे हमने ये साबित कर लिया
कि v डॉट डी वी बाई डी टी सिफर बना, और ये डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन है, गोया के v डॉट ए वेलोसिटी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर, इनका हासिल सिफर है। इसकी एक मिसाल ये है, ये कोई जर्रा है जो मुस्तकिल रफ्तार से किसी मरकज के गिर्द एक दायरे में घूम रहा है। ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है जो इस दायरे से टेंजेंट बनता है, जबकि ये उसका एक्सेलरेशन वेक्टर है। इनमें 90 डिग्री का जाविया है, यानी कि ये उम्मूदी हैं। मगर दायरे का होना जरूरी नहीं है। यहां ये जर्रा मुस्तकिल रफ्तार पे चल रहा है इस खत के ऊपर। यहां भी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। हर वेक्टर को असासी वेक्टर्स यानी कि बेसिस वेक्टर्स में खोला जा सकता है, लेकिन जिन असासी वेक्टर्स का मैंने अब तक जिक्र किया है वो I और J हैं। I इस सिमत में है और J इस सिमत में। इनकी लंबाई 1 है और इनके दरमियान जाविया 90 डिग्री है, और ये साकिन हैं। मतलब ये कि ये एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाई एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ऐसे असासी वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो साथ साथ चलते हैं या जो वक्त के साथ तब्दील होते हैं, और इनकी एक अफादियत बनती है जो बाद में वाज़े होगी। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये कोई सा भी ख़त है और इसके ऊपर कोई ज़र्रा हरकत कर रहा है। इस वक्त वो इस जगह पर है, इस नुक्ते को P कहें और इस नुक्ते को O कहें। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला R है, और इस वेक्टर को हम वेक्टर R कहेंगे। ये जाविया थीटा है। अब R की लंबाई तो जाहिर है कि R है, और इसकी सिमत इस असासी वेक्टर R हैट से जाहिर होती है। हैट का मतलब ये कि मैंने इस वेक्टर पर एक छोटी सी टोपी लगा दी हुई है, ये दिखाने के लिए कि इसकी लंबाई 1 है, यानी कि R हैट डॉट R हैट 1 है। एक दूसरा असासी वेक्टर है जिसको थीटा हैट का नाम दिया गया, और ये जाविया यहां 90 डिग्री है। अब जैसे जैसे P आगे चलता जाता है वैसे वैसे R हैट और थीटा हैट भी बदलते हैं। अब चलिए मैं R हैट और थीटा हैट को इस ओरिजिन पर पहुंचाता हूं ताकि हम इसका तज्जिया कर सकें। और ये जाविया थीटा है। यहां से यहां तक का फासला जाहिर है कि साइन थीटा है, जबकि यहां से यहां तक का फासला कोसाइन थीटा है। अब R हैट को मैं असासी वेक्टर्स I और J के हवाले से लिख सकता हूं। वाज़ेह है कि R हैट कोसाइन थीटा I हैट जमा साइन थीटा J हैट है, जबकि थीटा हैट को लिखना बाकी है। तो चलिए इसको हम यूं बनाते हैं, और ये फासला मालूम होगा जब ये जाविया तय होगा। ये जाविया यहाँ पर ये है π/2 मनफी थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला बना कोसाइन थीटा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का मनफी साइन थीटा है। मनफी इसलिए कि ये ओरिजिन के दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर मनफी साइन थीटा I जमा कोसाइन थीटा J आता। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट बनाएं तो R हैट डॉट थीटा हैट, यहाँ कोसाइन थीटा ज़र्ब मनफी साइन थीटा, और फिर यहाँ जमा करना होगा साइन थीटा कोसाइन थीटा। तो ये सिफर बना जो कि होना चाहिए। अब जैसे जैसे P आगे बढ़ेगा वैसे वैसे R हैट और थीटा हैट भी तब्दील होंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस रफ्तार से तब्दील होते हैं। गोया कि हम ये डी आर हैट बाई डी टी मालूम करना चाहते हैं।
अब एक बात नोट करने की है कि हर दफ़ा हमें d/dt लिखना पड़ेगा, चुनाचे इसको छोटा करके यहाँ आर हैट डॉट लिखा जाएगा। डॉट का मतलब है कि हम d/dt से अमल करते हैं। तो चलिए इसका हम d/dt निकालते हैं। ये बना कोसाइन थीटा का डेरिवेटिव जो कि मनफी साइन थीटा है। फिर चूंकि थीटा वक्त के साथ तब्दील हो रहा है तो थीटा डॉट आएगा। तो यहाँ पर हमने जंजीरी उसूल का इस्तेमाल किया और ये आई सिमत में है, जबकि यहाँ पर हमें मिलता है कोसाइन थीटा, थीटा डॉट जे। इसी तरह हमें फिर थीटा हैट डॉट निकालना है जो कि यहाँ से बनता है मनफी कोसाइन थीटा, थीटा डॉट आई हैट मनफी साइन थीटा, थीटा डॉट जे हैट। अब इसको मैं थोड़ा सा बदल कर लिखता हूं। ये बना आर हैट डॉट बराबर, और थीटा डॉट को मैं बाहर निकालूंगा, यहां पर मनफी साइन थीटा आई जमा कोसाइन थीटा जे बना, जो थीटा डॉट थीटा हैट के बराबर है। और इसी तरह से थीटा हैट डॉट ये बनता है मनफी थीटा डॉट और अंदर कोसाइन थीटा आई जमा साइन थीटा जे, जो कि मनफी थीटा डॉट आर हैट के बराबर है। अब चलिए हम यहां दोबारा देखते हैं। तो इधर आर, तो ये है आर, आर हैट, मतलब इसका ये हुआ कि आर तो वेक्टर आर की लंबाई है और आर हैट इसकी सिमत है। यहां पर थीटा का कोई जिक्र नहीं है। अब चलिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो आर हैट डॉट बनता है आर डॉट आर हैट और फिर आर, आर हैट डॉट। आर हैट डॉट तो हमें पता है कि ये थीटा डॉट थीटा हैट है। तो चलिए इसको हम फिर यूं लिखते हैं और यहां पर जमा आर थीटा डॉट थीटा हैट बना। तो ये इस जर्रे का वेलोसिटी वेक्टर है। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि डबल डॉट बना, यानी कि दो दफा हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो ऊपर यहां पर है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो ये बना आर डबल डॉट आर हैट और फिर हमें आर डॉट आर हैट डॉट निकालना है जो कि थीटा डॉट थीटा हैट है। और फिर इन तीन टर्म्स को डिफरेंशिएट करना है। पहली को डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डॉट थीटा हैट आता है। दूसरी से आर थीटा डबल डॉट थीटा हैट और आखिरी टर्म से मनफी आर थीटा डॉट ताकत तो आर हैट। इसको जरा साफ करके लिख दिया जाए तो यहां पर है आर डबल डॉट मनफी आर थीटा डॉट ताकत दो आर हैट और फिर यहां पर दो आर डॉट थीटा डॉट जमा आर थीटा डबल डॉट और ये थीटा हैट की सिमत में है। अब चलिए हम इन नताइज पे गौर करते हैं। सबसे पहले ये कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट आर हैट की सिमत में है, जबकि दूसरा कंपोनेंट थीटा हैट यानी कि इस तरफ है। इसी तरह एक्सेलरेशन वेक्टर का एक कंपोनेंट आर हैट की जानिब है और दूसरा कंपोनेंट थीटा हैट की तरफ है। तो ये उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर बना। इस फॉर्मूले का इतलाक अब हम इस जर्रे के ऊपर करेंगे जो इस दायरे में घूम रहा है। इस जाविये को हम थीटा कहेंगे और जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो ये जर्रा इस दायरे पर यूं चलता है। ये वेलोसिटी का फार्मूला है और ये एक्सेलरेशन का।
अब चूंकि ये एक दायरे में घूम रहा है, उसका मतलब ये कि आर की कोई मुस्तकिल कीमत होगी, ये कांस्टेंट होगा। चुनाचे आर डॉट सिफर है और आर डबल डॉट भी सिफर है। इसीलिए यहां पर हमें वेलोसिटी वेक्टर आर डॉट, उसको हम वी कहेंगे, ये बनता है आर थीटा डॉट थीटा हैट। गोया के जो वेलोसिटी वेक्टर है वो थीटा की सिमत में है, ये यूनिट वेक्टर थीटा है और ये यूनिट वेक्टर आर हैट है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर देखें तो ये एक्सेलरेशन है, यहां चूंकि आर डबल डॉट सिफर है तो ये आर थीटा डॉट ताकत 2 और ये आर की सिमत में है, इसका एक हिस्सा, मगर जो ये है आर थीटा डबल डॉट, ये थीटा हैट की सिमत में है। यानी कि एक्सेलरेशन की सिमत आर हैट और थीटा हैट दोनों की सिमतों में है। लेकिन अगर थीटा डॉट खुद कोई कांस्टेंट हो, यानी कि अगर ये जर्रा मुस्तकिल रफ्तार से घूम रहा हो, और उसका मतलब ये भी हो सकता है कि थीटा टी के साथ साथ बढ़ रहा है, तो फिर थीटा डबल डॉट सिफर होगा और जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो सिर्फ आर हैट की जानिब होगा। चुनाचे एक्सेलरेशन उस सूरत में इस मरकज की तरफ होगा, इस तरफ। हमने वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना तो सीख लिया है, लेकिन क्या वेक्टर्स को इंटीग्रेट भी किया जा सकता है? और अगर इंटीग्रेट किया जा सकता है तो फिर इस जैसी चीज का आखिर क्या मतलब हो सकता है? ये इंटीग्रल t1 से t2 तक का है और यहां कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जिसको t पर इंटीग्रेट किया गया। ये बात समझने के लिए फर्ज कीजिए कि कोई सा भी खत है और इसके ऊपर कोई पार्टिकल चल रहा है। तो इस वक्त यानी कि t1 पर ये इधर है, इस वेक्टर को हम v ऑफ t1 कहेंगे। कुछ वक्त के बाद ये यहां पर पहुंचता है, यानी कि t2 पर ये इस जगह पर है और यहां वेक्टर v ऑफ t2 बनता है। कुछ और वक्त गुजरने के बाद वो यहां पर पहुंचा है, इसको t3 कहें और वेक्टर v ऑफ t3 बना। फर्ज कीजिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में वक्त डेल्टा t1 लगा और यहां से यहां तक पहुंचने में डेल्टा t2 लगा और फिर यहां से यहां तक पहुंचने में डेल्टा t3 वक्त लगा। अब मैं ऐसे करता हूं कि इस वेक्टर को उठाकर इधर कर दूंगा, तो ये नीला वेक्टर यहां आ गया, इस वेक्टर को यहां कर दिया और इस वेक्टर को यहां कर दिया। अब फर्ज कीजिए कि मैं डेल्टा t1 ज़र्ब वेक्टर v एट t1 जमा डेल्टा t2 v ऑफ t2 जमा डेल्टा t3 v ऑफ t3, इन वेक्टर्स को अगर मैं जोड़ूं तो जाहिर है कि इससे मुझे एक दूसरा वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर ये है और ये वेक्टर इन सब की जमा है। तो अगर बहुत से वेक्टर्स हों, उनको आप v ऑफ t कहें और मैं इस पूरे ख़त को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता चला जाऊं और ये वक्त डेल्टा t है और फिर ये सारे मैं जमा करूं, तो अब मैं इंडिसेस यहां पर नहीं लगा रहा हूं, ये बहुत सी इस तरह की टर्म्स होंगी। यहाँ डेल्टा t3 के बाद डेल्टा t4 5 वगैरह ये सब आते जाएंगे। अगर मैं ये सारे वेक्टर्स को जोड़ूं तो इनकी जमा ये चीज़ बनती है इंटीग्रल v ऑफ t, और जहाँ से भी इंटीग्रेट करना हो
और जहाँ इसको ख़त्म करना हो, ये फिर वो इंटीग्रल है, जिसके माने ये हुए कि हम इस पूरे ख़त को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे और फिर ये सारे वेक्टर्स जोड़ते चले जाएंगे। अब हर वेक्टर को हम असासी वेक्टर्स में भी खोल सकते हैं। तो चलिए, अगर हम आई जे में खोलें तो ये फिर बनता है कोई एफ ऑफ टी आई जमा जी ऑफ टी जे, और अगर 3 डायमेंशन हो तो फिर यहाँ के का भी इजाफा करना होगा। अब ये इंटीग्रल फिर ये बना आई हैट इंटीग्रल डी टी एफ ऑफ टी, और ये T1 था T2 है, और दूसरी टर्म में J इंटीग्रल डी टी T1 था T2 ऑफ G ऑफ T वगैरह। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर हैं। इस तस्वीर में हमने वेक्टर्स को जोड़ जोड़ कर एक दूसरा वेक्टर बनाया जो इंटीग्रल डी टी वी ऑफ टी बनता है, जबकि यहाँ पर हमने इसको असासी वेक्टर्स में खोला और ये एक ही माने रखते हैं, और ये तस्वीर भी हम माने हैं। एक आसान सा सवाल हल किया जाए। यहाँ ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है v ऑफ टी जो इस शक्ल का है, और हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। यहाँ हम 0 से पाई तक करेंगे, आई बाहर निकाल लिया, ये डी टी साइन टी है, और इसमें जमा ये करना है डी टी 0 ता पाई टी ताकत 2। और वाजे है कि जब साइन टी को इंटीग्रेट किया जाता है 0 से पाई तक तो इससे 2 मिलता है, तो यहाँ पर 2i जमा पाई ताकत 3/3 जे। दूसरा सवाल भी आसान है। यहाँ हमें इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर ऑफ थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा आई प्लस साइन थीटा जे को इंटीग्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने टी की बजाय थीटा वेरिएबल इस्तेमाल किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम इसको उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे। आई बाहर आ गया, 0 ता पाई डी थीटा कोसाइन थीटा जमा जे इंटीग्रल थीटा 0 ता पाई साइन थीटा, और कोसाइन थीटा का इंटीग्रल 0 से पाई तक का 0 है, जबकि ये 2 है, चुनाचे यहाँ पर 2j मिला। लेकिन हम इस नतीजे को बेहतर तौर पर समझना चाहेंगे। वाज़ेह है कि यहाँ पर ये ख़त एक निस्फ दायरा है, यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू हों और ऐसे आएँ तो ये एक निस्फ दायरा बनता है। ये वेक्टर r है और ये y सिम्त है, जबकि ये x सिम्त है, थीटा यूं बढ़ता है। अब इस वेक्टर को देखिए जो r है, इसका एक कंपोनेंट इस जानिब है, इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ है। अब ये कंपोनेंट जब थीटा π/2 से कम होता है वो इस तरफ है, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचेगा तो चलिए अब हम यहाँ जाकर देखते हैं, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इस जानिब हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला कंपोनेंट तो ऊपर ही रहेगा। चुनाचे इसका x कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, जबकि y कंपोनेंट नहीं होगा। चुनाचे अब ये बात बेहतर तौर पर समझ में आती है कि ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रल एक ऐसा वेक्टर क्यों देता है जिसकी सिम्त ऊपर की तरफ हो। आखिर में हम ये अहम फार्मूला साबित करेंगे कि अगर इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रल लिया जाए और इस इंटीग्रल की ऊपरीली हद t है, अगर t ही के हवाले से डिफरेंशिएट किया जाए तो जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अंदर है वही आपको मिलेगा और ये t पर होगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम इस चीज़ को f ऑफ t कहेंगे। ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है
और इसका आर्ग्यूमेंट t है। अब हम ये जानते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब तो हमेशा यही होता है कि हम f को ज़रा सा हटाते हैं, मतलब ये कि t की ज़रा मुख्तलिफ कीमत ली जाती है, इससे फिर ये तफरीक करना है और फिर डेल्टा t से तकसीम करना है और फिर आखिर में डेल्टा t को छोटा किया जाएगा। तो चलिए अब f ऑफ t प्लस डेल्टा t ऊपर से लगाते हैं, तो ये बना ds a ता t जमा डेल्टा t और यहाँ पर a ऑफ s आया और फिर यहाँ से यही चीज़ निकालनी है, लेकिन ये t तक है, a ऑफ s तकसीम डेल्टा t। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई सा भी इंटीग्रल हो a ता b, तो इसको हम उल्टा सकते हैं, यानी कि ये b से a तक चलेगा और बाहर एक मनफी अलामत आएगी। चुनाचे ये बना a ता t जमा डेल्टा t ds a s, और यहाँ पर मनफी अलामत की बजाय मुस्बत अलामत है और यहाँ पर a ऑफ s है और ये t से a तक चलेगा। इसको हमें डेल्टा t से तो तकसीम करना है। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक दूसरी बात भी पता है कि अगर a से b तक और फिर b से c तक चला जाए तो ये a से c तक चलने के बराबर है। अब यहाँ देखें, हम t से a तक चले और फिर a से t प्लस डेल्टा t तक चले, गोया कि ये बना इंटीग्रल ds t ता t जमा डेल्टा t, और यहाँ तो अब a का कोई तस्करा ही नहीं है, a इसमें से गायब हो गया। अब जैसे जैसे डेल्टा t छोटा होता जाएगा तो ये वक्फा t से t जमा डेल्टा t का छोटा होता जाएगा, चुनाचे a की कीमत तो t के करीब पहुंचेगी और इसीलिए ये बना डेल्टा t a ऑफ t तकसीम डेल्टा t, जो कि a ऑफ t के बराबर है। लिहाजा हमने ये साबित कर लिया है। एक अहम बात यहाँ पर यह बताने की है कि इस फंक्शन, इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को मुतसलसल होना चाहिए ताकि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकें। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर कोई सा भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। समझने के दो मुतबादिल रास्ते हैं। एक ये कि हम कोई बेसिस वेक्टर इस्तेमाल करें, और ये भी एक बड़ी मुफीद चीज़ है बेसिस वेक्टर का तस्वुर। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इसको ज्योमेट्री के लिहाज से समझें। ये दोनों जाविये, ये दोनों तरीक़े कारआमद होते हैं, और एक अच्छे रियाजीदान और एक अच्छे तबीयतदान की पहचान ये कि वो दोनों जावियों को समझता है।